तो बेटा इसमें जो है हमारे पास, हम लोगों ने कल इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना सीखा था, है ना बेटा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइन आपको दी है वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ध्यान आ रहा है आपको ये वाली बात? अच्छा, उसके बाद मैंने बोला था कि मैं अगली क्लास में ये बताने वाला हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि अगर दो लाइन आपको दी है तो वो जो है मान लीजिए पैरेलल या कोइंसिडेंट नहीं हुई, तो इसकी लाइन हो सकती है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, तो कैसे आप पहचानेंगे, है ना। फिर मैंने आपको वो बोला था। तो देखिए मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम पहचानने वाले हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई स्क्यू और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है भैया, आपने वो इंटरसेक्शन पॉइंट जब हम फाइंड कर रहे थे वो सब देखा था। इंटरसेक्शन पॉइंट जब हम फाइंड कर रहे थे दो लाइन का, वो समझ में आ गई थी बात। ओके, तो उसी का थोड़ा सा यहां हम लोग यूज करेंगे। मैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया कि R इक्वल टू -3 i कैप प्लस 6j कैप प्लस लैम्डा इंटू -4 i कैप 3j कैप और भैया +2k कैप। दूसरी लाइन है R इक्वल टू -2i कैप प्लस 7k कैप प्लस म्यू इंटू -4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है बेटा। तो मैंने देखा कि मैंने पूछा कि क्या ये नॉन इंटरसेक्ट, मतलब क्या ये स्क्यू लाइन है या फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर ये पैरेलल लाइन है और भैया या फिर ये कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है बेटा, मैंने ऐसे पूछ लिया आपसे। तो आपको याद होगा, तो सबसे पहले तो मैंने बोला था कि इनकी डायरेक्शन देखो आप, अगर डायरेक्शन सेम निकली तो हम सोचेंगे कि पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट है। इनकी डायरेक्शन क्या सेम है क्या? नहीं बेटा, है ना। देखो मैंने ये भी बोला था किसी एक से कुछ कॉमन ले लिया करो, दूसरा बन जाए तो भी हम सेम ही बोलते हैं, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा। किसी से कुछ कॉमन लेकर भी सेम हो नहीं पा रही डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल हो गए? पैरेलल वाला कैंसिल हो गया, कोइंसिडेंट वाला कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा? सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे, सेम नहीं है तो पैरेलल वाला कैंसिल, कोइंसिडेंट वाला कैंसिल। अब मुझे स्क्यू लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन पता करनी है, तो मैं एक काम करता हूं। हमारा प्रोसेस होता है कि जो हमने वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीखा था ना, हम बिल्कुल वही मेथड लगाना शुरू करते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, हमने मान लिया ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। ट्राइंग टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। वो हम ऐसा करते थे ना बेटा, लेट कर लेते थे। एक लाइन पर मैंने लेट किया पॉइंट पी को। अगर मैंने मान लीजिए मैंने लिया लेट पॉइंट पी ऑन लाइन L1, कैसे लेट होगा बेटा? -3 -4 लैम्डा, ऐसे ही 6 प्लस 3 लैम्डा और बेटा कोमा 2 लैम्डा। ध्यान आ रही है वाली बात? ऐसे बेटा फिर पॉइंट पी को ही हम दूसरी लाइन पर लेट करेंगे। -2 -4 म्यू और भैया म्यू कोमा 7 प्लस म्यू, है ना। हम ऐसा करते थे। फिर हम क्या करते थे बेटा, क्योंकि दोनों जो हमने लेट किए पॉइंट तो सेम ही है ना, पॉइंट तो पी ही है ना दोनों, तो मतलब इक्वेट करवा देते थे कोऑर्डिनेट्स को।
इसका मतलब ये है ना बेटा कि क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम है भाई, ये भी पी है ये पॉइंट भी पी है, तो कोऑर्डिनेट तो सेम ही होने चाहिए। इसका मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इसके दूसरे वाले के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही बेटा पहले वाले का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही बेटा पहले वाले का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो जेड वाले के इक्वल होना चाहिए। सही बात है। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है। इक्वेशन 3 है, तो मैं किन्हीं भी 2 को यूज कर लूं, किन्हीं 2 इक्वेशन को फाइंड करने के लिए लैम्डा और म्यू, किन्हीं 2 इक्वेशन को बेटा यूज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन को यूज किया, सोल्व किया। सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे सोल्व कर सकता हूं? दूसरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दो, है ना, इतना तो आप जानते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 4 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन, तो यहां से हो गया मेरे पास। आप किसी भी तरह से सोल्व कर लीजिए इन 2 इक्वेशन को। तो -3 -4 लैम्डा प्लस 24 प्लस 12 लैम्डा इक्वल टू -2। तो ये आ रहा मेरे पास 8 लैम्डा इक्वल टू 23। ऐसा हो गया क्या? ये आ रहा है 23/8। अच्छा माइनस वाला उधर जाके, ठीक है बेटा। लैम्डा को वापस कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तो क्या हो गया? म्यू आ जाएगा। म्यू कितना आ गया? ये आ गया शायद 21/8 है क्या माइनस के? ओके। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, किन्हीं 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और लैम्डा और म्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक तो आपने पहले भी देखा था, है ना। अब सुनिए बात को, नोट कर लिया? तो देखिए, जब हमने दोनों लाइन पर पॉइंट को लेट किया तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों सेम होने चाहिए। हमने 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, लैम्डा म्यू आया, बट अब वो तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना। दो को सॉल्व करके जो लैम्डा और म्यू आए वो तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया, तब तो हम समझ जाएंगे कि सारे कोऑर्डिनेट इक्वल है, तीनों कोऑर्डिनेट इक्वल है। अरे क्या हो गया? कोऑर्डिनेट इक्वल करके तो इक्वेशन आई है 1 2 3। तो 2 को सॉल्व किया मतलब हमने 2 कोऑर्डिनेट्स को इक्वल किया, और उससे जो लैम्डा म्यू आए वो तीसरे में पुट करके तीसरा जेड कोऑर्डिनेट भी तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि एग्जैक्ट सेम पॉइंट आना चाहिए, तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल पाएगा। तो अगर 2 इक्वेशन से निकला हुआ लैम्डा और म्यू तीसरी को सेटिस्फाई कर दे तो ये जो हम करने जा रहे थे वो सही काम है, प्रैक्टिकली सेटिस्फाई हो गया सब कुछ। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट रियल वाला रहेगा। और अगर 2 इक्वेशन से निकला हुआ लैम्डा और म्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो बोल देना कि मतलब ये लैम्डा और म्यू सही नहीं है। इसका मतलब हम गलत जा रहे थे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल ही नहीं सकता। हम इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो निकाल रहे थे इन्हें निकाल के। तो बेटा देखना जरा तीसरी इक्वेशन में, पुट लैम्डा एंड म्यू इन थर्ड इक्वेशन। लैम्डा पुट किया तो लेफ्ट साइड कितनी हो गई? -23/4। और बेटा राइट साइड कितनी हो गई? 7 -21/8। ये हो गया 56 - 21 35, ऐसा कुछ। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ नॉट सेटिस्फाइड। तो मतलब ये हुआ कि बेटा ये तीन, जब कोऑर्डिनेट को इक्वल करवाते हैं 3 इक्वेशन आती हैं, आप किन्हीं भी 2 को सॉल्व करें, ये जरूरी नहीं है शुरुआत वाली की 2 ही करें, किन्हीं भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करें जो लैम्डा और म्यू आए उसे तीसरी इक्वेशन में पुट करवाएं। अगर तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी तो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट हम जो निकालने जा रहे थे वो सही था, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट रियल में निकलेगा। और अगर तीसरी सेटिस्फाई नहीं हुई इक्वेशन तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकल सकता। इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकल सकता मतलब स्क्यू लाइन, ठीक है, मतलब नो इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब हो गया कि
स्क्यू लाइन। तो आप समझ गए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्क्यू लाइन है या इंटरसेक्शन लाइन है। ठीक है भैया, आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की शुरुआत कर देना। जब दो इक्वेशन से लैम्डा म्यू आए उसको तीसरे में पुट ओवर करा देना। अगर तीसरे में पुट होकर सेटिस्फाई कर दिया तो सच में इंटरसेक्टिंग है वो, और अगर तीसरे को सेटिस्फाई नहीं किया लैम्डा म्यू ने तो बोल देना कि इंटरसेक्टिंग नहीं है। इंटरसेक्टिंग नहीं है मतलब स्क्यू लाइन है। कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मुझे बताइए कि ये इंटरसेक्टिंग है या फिर स्क्यू लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। क्या इनकी बेटा डायरेक्शन सेम है? ओके। तो मतलब कोप्लेनर कैंसिल हो गया, उसको कौन सा था वो, पैरेलल वाला कैंसिल हो गया और कोइंसिडेंट वाला कैंसिल हो गया है ना बेटा, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। अगर दो इक्वेशन से जो लैम्डा और म्यू आया वो तीसरी को सेटिस्फाई कर गया तो बोल देंगे हाँ इंटरसेक्टिंग है। है इंटरसेक्टिंग? ओके। क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं थी इसलिए मैंने पैरेलल और कोइंसिडेंट को कैंसिल कर दिया। अब स्क्यू लाइन और इंटरसेक्टिंग में पता करने के लिए मैंने दोनों लाइनों के ऊपर पॉइंट पी को लेट किया। पहली लाइन पर अगर मैंने लेट किया तो ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 और बेटा 8 लैम्डा माइनस 10। मैंने अगर दूसरी लाइन पर लेट किया
तो ये हो गया म्यू प्लस 4 माइनस 4 म्यू माइनस 3 और बेटा 7 म्यू माइनस 1। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों सेम है, पॉइंट तो सेम ही है, इसलिए 2 लैम्डा प्लस 1 होना चाहिए म्यू प्लस 4 के, माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 होना चाहिए माइनस 4 म्यू माइनस 3 के, और बेटा 8 लैम्डा माइनस 10 होना चाहिए 7 म्यू माइनस 1 के इक्वल। किन्हीं भी दो को सॉल्व करूं, मान लीजिए मैंने इन दोनों को सॉल्व किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास वैल्यू आई लैम्डा इक्वल टू 2 एंड म्यू इक्वल टू 1, यही आया। और क्योंकि ये आ गया तो बस किन्हीं दो को सॉल्व करने से जो लैम्डा म्यू आया वो तीसरे में सेटिस्फाई करा के देखना है आपको। आपने जब तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई कराया, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 3, जब आपने पुट किया तो ये आ गया 16 माइनस 10 इक्वल टू 7 माइनस 1, तो 6 इक्वल टू 6, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाइड। तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया लैम्डा और म्यू ने, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना हो तो लैम्डा और म्यू आ चुके, किसी भी एक पॉइंट पुट कर दो, जैसे कि ये देखल। तो समझ गए कैसे पहचानना है? अरे सभी को क्लियर है ये बात? आगे चलें अब। ओके, जिसे नोट नहीं किया वो नोट करो, फिर अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कर लिया नोट? ओके, तो बेटा जैसे एंगल बाइसेक्टर होता था हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर लिखते थे हम स्ट्रेट लाइन में, ऐसे बेटा यहां भी हम एंगल बाइसेक्टर लिखेंगे। सही बात है, तो हेडिंग डाल लीजिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। देखें, मान लीजिए एक लाइन दी हुई है, मान लीजिए एक लाइन है बेटा a इक्वल टू आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा पी, मान लीजिए दूसरी लाइन है b प्लस म्यू इंटू क्यू। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर एक तो बेटा ऐसे ये वाला हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा। तो दो एंगल बाइसेक्टर आते हैं ना हमारे पास। अच्छा एक बात बताइए बेटा मुझे, चलिए ये दो एंगल बाइसेक्टर हो गए, इनकी मैं अभी इक्वेशन लिखूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पैरेललोग्राम होता है भैया, मान लो ये है a और ये साइड है b, तो a प्लस बी किसको रिप्रेजेंट करता है? डायगोनल। ओके, a माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको बोल सकते हैं आप। कोई दिक्कत हो तो बता दो। इतना फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कि a प्लस बी एक डायगोनल और a माइनस बी दूसरा डायगोनल। ठीक है, ओके। क्या ये जो डायगोनल है क्या ये एंगल बाइसेक्टर होता है दोनों साइड का? क्या 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 ये और ये इक्वल है, ये और ये? हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं इक्वल है? अरे अभी गर्दन तो दो चार ने हिला दे दी। अरे नहीं होता भाई इक्वल, है ना, ऐसे इक्वल थोड़ी होता, बाइसेक्ट नहीं करता बेटा ऐसे पैरेललोग्राम में। ठीक है, ये नहीं होगा इक्वल, वरना मजे नहीं आ जाते मेरे। इसमें बोल देता यही रहा एंगल बाइसेक्टर, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ये है एक ये है, तो इनकी लेंथ इक्वल हो, जितना इसकी लेंथ है इतनी ही इसकी लेंथ, दोनों लेंथ इक्वल हो, अगर जैसे ये a है और ये b है मान लो, और दोनों की लेंथ इक्वल हो मतलब साइड्स की। अब अगर एक डायग्राम बने, उसको हम क्या नाम देते हैं? रोम्बस बोलते हैं क्या उसको? चारों साइड इक्वल हो तो रोम्बस है ना। और अब अगर ये बने, मतलब मैं बोल रहा हूं कि इफ इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, मतलब दोनों साइड की लेंथ इक्वल हो जाए, मतलब चारों साइड सेम हो गई,
सही है, पैरेललोग्राम की। और चारों साइड अगर सेम हो गई तो अब तो वो सिमेट्री टाइप की आ जाएगी ना। अरे इसकी लेंथ इसके इक्वल और इसकी लेंथ इसके इक्वल, तो सिमेट्री आएगी, तो जितना एंगल ये इतना एंगल ये हो जाएगा अब तो। अरे क्या हो गया, अब तो दोनों साइड सेम है ना, सेम सेम लेंथ की है, तो अब बीच में से निकल के जाएगा वो, है ना। इसे अगर और आप प्यार से देखेंगे तो ये थोड़ा ऐसा दिखेगा और सिस्टमैटिक, आपको ऐसे अच्छा लगता है ये रोम्बस, है ना, चारों साइड इक्वल दिखती है और बीचों बीच से निकल के जाता है एंगल बाइसेक्टर, जैसा उधर वैसा इधर, है ना। तो घुमा के थोड़ा ऐसे सही लगता होगा आपको देखने में। तो बात समझ में आ रही है कि मतलब ये है कि बेटा अगर नॉर्मल पैरेललोग्राम हो तो डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, लेकिन अगर ये रोम्बस बन जाए, मतलब सारी साइड्स इक्वल हो जाए, तो क्या बन जाता है बेटा, डायगोनल ही एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। हमें एंगल बाइसेक्टर ही तो चाहिए। लेकिन ये रोम्बस कब बना, जब साइड इक्वल हुई। साइड इक्वल कब हुई, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड इक्वल हुए। सही है। अच्छा यार, अगर जो ये है ना, ये दो वेक्टर, जैसे इसको पी ने रिप्रेजेंट किया, इसने, इसकी डायरेक्शन क्यू है, अगर इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होते ना, मजा आ जाता है यार। मैं पी प्लस क्यू लिख देता, वही एंगल बाइसेक्टर हो जाता। अरे मैग्नीट्यूड इक्वल कर लो ना लाला, एक तो ऐसे लिख लो पी कैप, और लिख लो क्यू कैप। पी दिया है तो पी कैप तो लिख सकते हो, अपॉन में डिवाइड मार दो उसका, उसके मोड का, है ना। तो पी कैप तो कितना हो गया भैया, पी अपॉन इसका मोड, और बेटा क्यू कैप कितना हो गया, क्यू अपॉन इसका मोड। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये तो एंगल बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि देखो पी कैप क्या है, एक यूनिट लेंथ का इसमें से कट गया, और क्यू कैप क्या हुआ, एक यूनिट लेंथ का इसमें से कट गया। अब ऐसा एक डायग्राम बनेगा ना अच्छा सा, तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा। सही है। तो पी कैप प्लस क्यू कैप, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड हमने एक एक करा दिए, सेम करा दिए, तो क्या हो गया, वो उसका ऐड करके डायगोनल दे दिया, वही एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, और अगर मैंने ये कर दिया तो ये माइनस कर दिया तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि अब इधर पी की बजाय माइनस क्यू की बजाय माइनस क्यू पे चले गए ना, माइनस क्यू तो ये होगी डायरेक्शन, अगर उधर को क्यू थी तो ऊपर की तरफ को माइनस क्यू, तो अब जो इधर बन जाएगा एक यूनिट का, तो ये हो गया मिडल पॉइंट, ये डायगोनल ऊपर वाला का वो एंगल बाइसेक्टर बन गया। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दो इक्वेशन लिखी हो तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स का डायरेक्शन क्या होता है, पी कैप प्लस क्यू कैप एंड पी कैप माइनस क्यू कैप। सही है भैया। अच्छा अभी सुन लो, हमें तो इक्वेशन चाहिए थी ना उसकी, तो अक्सर जब एंगल बाइसेक्टर वो पूछता है ना, तो वो अक्सर ऐसे करता है, जैसे ये लाइन लिखी थी ना इसने ए प्लस लैम्डा पी, तो अक्सर ना वो दोनों में सेम दे देता है, ए प्लस म्यू क्यू। डायरेक्शन ही तो अलग है, पॉइंट से तो सेम से पास करवा सकते हो ना। मान लो ये पॉइंट दे दिया उसने ए, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट मान लीजिए ए है, तो एक को बोल दिया ए प्लस लैम्डा पी, एक को बोल दिया ए प्लस म्यू क्यू। डायरेक्शन ही तो अलग है, पॉइंट से तो सेम से पास हो रही है ना, तो अक्सर वो ऐसा लिख के देता है ताकि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत ना पड़े। और बेटा अगर नहीं दे, अगर ऊपर वाले में ए अलग लिखता, नीचे वाले में बी अलग लिखता, तो हमें ये तो कंफर्म थे नहीं कि भाई दोनों में ए दे दिया, हम समझ गए कॉमन पॉइंट ए है, तो हम क्या करते उस केस में, भैया इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते पहले। अगर नॉर्मली अलग अलग लाइन लिख दे, कोई कुछ कॉमन ही ना लिखे, ऊपर की लाइन अलग नीचे की लाइन अलग, तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे। ठीक है, वो मैंने निकालना सिखाया है। इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, मैंने मान लिया इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, तो बेटा एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन क्या हो गई, बेटा इस एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन तो क्या थी, पी कैप प्लस क्यू कैप, और इसकी डायरेक्शन क्या थी बेटा, पी कैप माइनस क्यू कैप, और बेटा किस पॉइंट से पास हो रहा है, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ए। सही है। तो एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन हो गई ए प्लस लैम्डा दिस, और बेटा दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, ए प्लस ये। अच्छा एक बात और बेटा, जरूरी नहीं होता कि ये लैम्डा और म्यू ही नाम देगा, मतलब जैसे ऐसे भी लिख सकता है बेटा वो। कभी आप ये सोचा करोगे लैम्डा नहीं लिखा इसने लाइन में, कैसे समझे इसको कि ये लाइन है, भैया कुछ भी लिख सकता है। मान लो ऐसे लिख दिया, यहाँ टी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख के दे देगा वो लैम्डा और की जगह। तो बस ये देखना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है हमारी और पॉइंट क्या है हमारा। तो समझ गए बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट
से निकल के जा रहा है एंगल बाइसेक्टर, तो वो हमने यूज कर लिया इसकी इक्वेशन लिखने में। एक की डायरेक्शन हो गई पी कैप प्लस क्यू कैप और दूसरे एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन हो गई पी कैप माइनस क्यू कैप। ठीक है, तो ये मेरे एंगल बाइसेक्टर्स हो गए, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स लिख लीजिए। तो यहां एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन काफी आसान है, बस दोनों की डायरेक्शन का कैप लो, एक बार ऐड करो एक बार डिफरेंस कर दो, बस वही उनके डायरेक्शन हो जाती है एंगल बाइसेक्टर्स की। अच्छा, तो अब कैसे होगा? अभी कुछ नहीं हुआ? हैं? हाँ वही करना पड़ेगा, लेकिन फिर वापस लगाना पड़ेगा उस पर, हो जाएगा ना इतना। अरे मैं वहीं से करवाऊंगा इसको, वो किसी से मैंने करवाया था एक दिन पहले, हो नहीं पाया था, वो उधर खड़े करके हल्का सा उधर पीछे से ज्यादा दबाना पड़ेगा ऊपर को, तो तिरछा हो जाएगा। नहीं लेकिन वो आप लोगों से करवाने में थोड़ा डर लगता है कि मतलब कभी ज्यादा कुछ, हाँ ज्यादा ही कुछ कर दो मतलब इसमें। फिर बेटा आपको दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालना पड़ता, और वो लिखते हैं एंगल बाइसेक्टर में एक ही जगह पे, सही है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बेटा इंटरसेक्शन से पास हो रहा है ना। लिख लिया हो तो आगे चले, एक क्वेश्चन देख लेते हैं एंगल बाइसेक्टर का है। फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लाइंस है ना, इनका एंगल बाइसेक्टर बताना आपको। मुझे लग रहा है कि इन्होंने सेम पॉइंट नहीं दिया दोनों लाइन में, है ना, और सेम पॉइंट नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, वहीं से तो निकल के जाएगा ना एंगल बाइसेक्टर।
तो कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। लतांशु, अमन, अमन, मानव, वरुण, सार्थक, वरुण गुप्ता, कृष्णा, रोमान, आदित्य, हसन मोहम्मद शाह, हिमांशु, आयमा, खुशबू, खुशी। तो बेटा मान लीजिए ये तो हो गई पी डायरेक्शन और ये हो गई बेटा क्यू डायरेक्शन, है ना। तो पहले दोनों का मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहिए। खैर तो इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने निकाल लिया, क्या आएगा? क्या बेटा? ओके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ये आपको निकालना पड़ेगा पहले, है ना। तरीका आपको आता है। उसके बाद इनकी जो डायरेक्शन रहेगी एंगल बाइसेक्टर की, तो बेटा वो एक तो रहेगी पी कैप प्लस क्यू कैप और एक की डायरेक्शन रहेगी पी कैप माइनस क्यू कैप। तो पहले फाइंड करूं पी कैप। पी कैप कितना हो जाएगा बेटा? पी अपॉन मोड पी। तो पी तो हो गया 2i माइनस 3j प्लस 8k अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना हो रहा है? कितना आ रहा है रूट के अंदर? 77। ओके, और ऐसे क्यू कैप कितना हो जाएगा भैया? सिक्सटी सिक्स। तो एंगल बाइसेक्टर तो ये होने वाले थे ना, आर इक्वल टू इंटरसेक्शन पॉइंट
प्लस लैम्डा इंटू दिस, ऐसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस म्यू इंटू दिस। ठीक है, बस यहां पर ले जाकर के बेटा इनको पुट कर दीजिएगा दोनों कैप को। ठीक है, थोड़ा टेढ़े मेढ़े भले ही दिखे लेकिन आंसर तो वही आएगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? समझ गए एंगल बाइसेक्टर जो है कैसे लिखना है हमें, है ना, आसान है, इतना कोई टफ नहीं है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ नया रख देना, कुछ भी रख देना, कुछ भी चलता है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चले, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाऊं, ये लिख लिया? अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए। आपने यार वो देखा था कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो क्या रिलेशन होगा, है ना? क्या होता था? के टाइम्स एक वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स दूसरा वेक्टर। अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनकी टेस्टिंग कैसे करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। तीन पॉइंट कोलिनियर है, तीन पॉइंट कोलिनियर है तो कैसे सोचना है वो देखते हैं, है ना? If 3 points, मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, और बेटा मान लीजिए तीसरा पॉइंट है x3 y3 z3। मैंने बोला कि अगर ये कोलिनियर है देन अगर ये कोलिनियर हुए, अच्छा एक ही लाइन में होने चाहिए ना? ओके, तो आप एक काम कर लो ना, इनके पोजीशन वेक्टर तो आपके पास है भाई, आई जे के लगा देते हैं, पोजीशन वेक्टर हो जाते हैं। अब इनको ज्वाइन करने वाले कोई से भी दो वेक्टर लिख लो। मान लो मैं लिखना चाहूं ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या होएगा भाई? ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये बी का पोजीशन वेक्टर है ये, और बेटा सी का पोजीशन वेक्टर है ये। अरे यार, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो x2 माइनस x1 आई कैप, बेटा y2 माइनस y1 जे कैप, और बेटा z2 माइनस z1 के कैप। मान लीजिए ये तो ए बी वैक्टर हो गया। आप कोई सा भी दूसरा लिख लो, चाहे ए सी बी सी, कोई से भी लिख लो दूसरा वेक्टर। मान लीजिए आपने ए सी वैक्टर लिख लिया, तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो अगर ए बी सी तीनों कोलिनियर थे, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर भी तो एक ही लाइन में होने चाहिए ना? सही है, तो इसका मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर आर कोलिनियर। इसका मतलब ए बी इक्वल टू के टाइम्स या लैम्डा टाइम्स, जो भी आप बोलना चाहें, ए सी, है ना बेटा? ये तो कोलिनियर तभी होंगे ना। इसका मतलब ये है कभी भी तीन पॉइंट को कोलिनियर चेक करना हो ना बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किन्हीं भी दो को ज्वाइन करवा के कोई भी दो वेक्टर लिख लो और ये देख लो कि क्या वो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं। सही है, और वेक्टर कोलिनियर कैसे देखते हो? एक वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर। अगर वेक्टर कोलिनियर निकले तो हम समझ जाएंगे कि जिनको ज्वाइन करवाया था वो तीनों पॉइंट कोलिनियर थे। लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं एक और एग्जैक्ट वैल्यू लेके।
लिख लिया? क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड whether the following points are collinear or not. पहला पॉइंट है 2, 5, -4। दूसरा पॉइंट है 1, 4, -3। तीसरा पॉइंट है 4, 7, -6। है कोलिनियर? ओके, ये 3 पॉइंट दिए थे। मैं क्या करूंगा बेटा, किन्हीं भी दो को ज्वाइन करके वेक्टर लिख लूंगा। मान लीजिए मैं लिखना चाहूंगा अगर ए बी वेक्टर, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो 1 - 2 मतलब माइनस दिस, 4 - 5 मतलब माइनस जे, दिस माइनस दिस मतलब प्लस के। ऐसे ही अगर मैं ए सी वैक्टर लिखना चाहूं तो 4 - 1 मतलब 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और -3 के कैप। आपको दिख रहा है बेटा कि ए सी जो है ना, उसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन ले लो, कहां? अच्छा, मैंने इस सी में से बी कर दिया, बी सी कर दिया मैंने, कोई नहीं, तो आप बी सी कोई सा भी कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ ऐसा आ गया बेटा, बी सी इक्वल टू -3 इंटू ए बी वैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि कोलिनियर है। ठीक है भैया, तो आप 3 पॉइंट को जब कोलिनियरिटी चेक करनी हो तो आप उनसे ज्वाइन करने वाले कोई से भी 2 वेक्टर लिख लें, और अगर वो वेक्टर कोलिनियर आ गए तो मतलब वो पॉइंट भी कोलिनियर थे। कोई दिक्कत है किसी को? देखें आगे। नेक्स्ट, फाइंड वेदर the following points are collinear or not. हाँ बेटा, कोलिनियर है नहीं? ओके, ठीक है ना, किन्हीं भी 2 वेक्टर को लिख लो, वो एक वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब कोलिनियर नहीं है ना। मान लीजिए आपने लिखा ए बी वैक्टर, कितना हो गया ए बी वैक्टर, दिस माइनस दिस मतलब -7 आई कैप प्लस 9 जे कैप -9 के कैप। मान लीजिए आपने ए सी वैक्टर लिखा तो आई कैप -3 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्या कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि ए सी
इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब नॉन कोलिनियर है ना, कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आ गई होगी कि कभी भी पॉइंट्स को की कोलिनियरिटी चेक करनी है तो हमें उनसे वेक्टर बनाना है और उन वेक्टर को चेक करना होगा कि वो कोलिनियर है या नहीं है। सही है भैया? ओके। अब थोड़ी सी वो बात कर ली जाए जो आपकी देखी हुई है, वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, है ना। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट है वो बेटा आपने एक तो देखा होगा स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम और क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। बेटा और क्या देखा आपने, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर उसे हम और क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। बेटा हम वेक्टर प्रोडक्ट तब बोलेंगे जैसे मान लीजिए दो वेक्टर का ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट हमने करवाया है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने करवाया, तो इससे जो फाइनली एक जो क्वांटिटी आएगी वो क्या रहेगी, वेक्टर रहेगा। इसका जो रिजल्ट रहेगा क्रॉस करने के बाद दोनों को, वो फाइनली भी एक इक्वल में वेक्टर ही आएगा। और बेटा अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करवाऊं तो क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, वो वेक्टर नहीं आएगा। इसलिए इसको हमने बोला स्केलर प्रोडक्ट और इसको बोला वेक्टर प्रोडक्ट, चूंकि इस वाले का रिजल्ट एक वेक्टर आता है क्रॉस कराने के बाद और डॉट कराने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए उसे हमने स्केलर प्रोडक्ट बोला। सही बात है भैया? अच्छा, आपने देखा होगा ये क्या होता है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, और बेटा ये क्या होता है, मोड ए मोड बी साइन थीटा इनटू एक वेक्टर, इनटू एक वेक्टर, मैं उसको n बोल देता हूं, और वो वेक्टर क्या होता है, इनटू एक यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a and b, which is perpendicular to a and b. This unit vector is perpendicular to a and b. ठीक है भैया? तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना, चूंकि वो एन कैप पे जब मोड लगेगा तो वो तो 1 आ जाएगा ना उसका मैग्नीट्यूड। सही है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो वो तो खत्म हो गया, तो क्या बचा, ये बच गया इसका मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कोस थीटा, और एक क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? तो कभी ए क्रॉस बी का ध्यान रखना मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, जल्दबाजी मत करना कि ए क्रॉस बी की वैल्यू को ही आप ए बी साइन थीटा लिख दें, इनटू में वो एन कैप का जरूर ध्यान रखें, इनटू में एक वेक्टर होता है ना। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे ली जाती है, राइट हैंड थंब रूल, है ना, ध्यान आ रहा है? तो वो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए है कोई, मान लो कैसा होता थंब रूल, ऐसे करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। हाँ हाँ, ए को बी की तरफ ना, नहीं उससे तो मुझे पता है, डायग्राम तो ध्यान है, हाथ में मैं देख रहा था कैसे करूं। किस चीज से? अच्छा पंडित जी, बेटा क्यों बर्बादी करवाना चाह रहे हो? हाँ, तो बस इस तरह से कुछ है कि अगर मान लीजिए बेटा ये जो है ये डायरेक्शन है, फिंगर जो है, अगर मान लीजिए ये हो ए और ये हो बी, ठीक है, उधर ए है इधर बी है, तो अगर ए का क्रॉस करते हुए आप बी की तरफ आए, ए क्रॉस बी, बी की तरफ चलेगा एक का क्रॉस करते हुए, तो ऊपर की तरफ जिधर आपका थंब रहेगा वो डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ये उस ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन रहेगी, है ना। राइट हैंड थंब रूल शायद इसी को कहते होंगे आप, फिजिक्स वालों ने बता रखा होगा, है ना। तो मतलब ये हो गया। अच्छा, इस पर तो चला भी नहीं सकते, चलो इसी पे चलाता हूँ। मतलब ये है कि मान लीजिए ये है मेरे पास ए, ये है बेटा मेरे पास बी, बात है नहीं बेटा, तो ए क्रॉस बी हुआ तो ए से बी की तरफ गए आप, ए क्रॉस बी करते हुए, ए से शुरू हुए बी की तरफ गए ए क्रॉस बी करके, तो बेटा बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, आउटसाइड द स्क्रीन।
ठीक है बेटा, वो बाहर की तरफ आएगा, है ना, और परपेंडिकुलर आएगा बेटा, ध्यान रखना, है ना। जैसे मान लीजिए ये ए था, ये बी था, तो आप ए से बी की तरफ गए ना, ये ए से ए पे खड़े थे, बी की तरफ क्रॉस करते हुए गए, तो बेटा बाहर की तरफ निकल के आया ये ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी मतलब ए से शुरू करो, क्रॉस करते हुए बी की तरफ जाओ, ए से शुरू करो, ए की डायरेक्शन में शुरू हो गए आप, बी की तरफ ऐसे क्रॉस करते हुए गए, तो वो थंब बाहर की तरफ आया, ए से बी की तरफ गए तो थंब बाहर की तरफ आया, तो बेटा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगी, ठीक है। अगर आपने बी क्रॉस ए किया तो बी पे आप शुरू हुए और ए की तरफ आए, तो थंब की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो थंब अंदर की तरफ को रहेगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो मतलब ये ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी कौन सा इधर है, कौन सा इधर है, उसका ध्यान रखना, मतलब उसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है जिसमें ए और बी दो वेक्टर हैं, तो इनकी जो क्रॉस की डायरेक्शन होती है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अगर आपने ए क्रॉस बी किया तो ए से बी की तरफ गए, ए क्रॉस बी करते हुए, तो बाहर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ गई ए क्रॉस बी की। और अगर आपने बी क्रॉस ए किया तो बेटा बी से ए की तरफ ऐसे क्रॉस करते हुए, तो था अंदर की तरफ था हमारा, तो अंदर की तरफ को परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ गई। मतलब ये फिक्स है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। वो बाहर को भी हो सकती है, अंदर को भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि किसको पहले लिया गया है इनमें से। सही है भैया। तो यहां से हमें कुछ फिर ऐसी बात पता लग गई कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर वेक्टर या इज ए वेक्टर, ऐसे लिखते हैं ना, इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। जो ए और बी का वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होती है। सही बात है भैया। अच्छा और बात सुन लो, परपेंडिकुलर तो ठीक है यार, अगर मैं बात करूं इसके जो है वैल्यू फाइंड करने की, कैसे हम फाइंड करेंगे क्रॉस बी, है ना। चलो वो अगले पेज में बता देता हूं फिलहाल। बस हमें अभी ये पता लग गया कि इन दोनों की जो क्रॉस करेंगे तो बस वो परपेंडिकुलर आता है हमारा, अभी तक इतना पता लग गया। अच्छा डॉट पे भी थोड़ा ध्यान दे लो यार। अगर मान लीजिए ए लिखा हुआ है, ए वेक्टर है A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। बेटा मान लीजिए बी वेक्टर लिखा हुआ है B1 i कैप, B2 j कैप और बेटा B3 k कैप, तो A डॉट बी कितना आ जाएगा, A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। ये तो आपको पहले से पता होगा। तो इस तरह से तो इसकी वैल्यू फाइंड होती है, एग्जैक्ट वैल्यू, और वो किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है, मोड ए मोड बी कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, where theta is angle between both vectors। सही बात है बेटा, है ना। तो यहां से तो फिर हम दूसरी बात भी बता सकते हैं, अगर हमें किसी के बीच का एंगल निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड वालों को इधर डिवाइड मार दो, तो यहां से हम एंगल भी फाइंड करके बता सकते हैं। दो वेक्टर दिए, उनके बीच का एंगल निकालना हो तो उसका डॉट की वैल्यू ऊपर रख दो और उनका मोड नीचे रख दो, तो cos थीटा आ जाएगा, मतलब थीटा आ जाएगा। सही बात है बेटा। तो इसका हम हेल्प लेते हैं एंगल निकालने के लिए। अच्छा एक बात और, ये एक्चुअली मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जाना इसलिए नहीं चाह रहा, क्योंकि बस मैं बता सारी चीजें दूंगा, क्योंकि ये एक बार देखिए देखी हुई भी है आपकी, है ना, बस मैं रिमाइंड करा दूं इनको। बेटा a इंटू बी इंटू कोस थीटा है इसकी वैल्यू, थीटा क्या है, बीच का एंगल। बेटा कोस थीटा 0 कब होएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कोस थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कोस थीटा 0 हो गया, मतलब a इंटू बी इंटू कोस थीटा 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि थीटा 90 मतलब अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो मतलब अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, then
ए डॉट बी कितना होएगा 0, कोई दिक्कत है? सही है भैया। तो ये हमें आदत डालनी है कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 कर देना है। एंगल निकालना हुआ तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी कर देना है। यहाँ से थीटा निकल जाएगा, बीच का एंगल निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? कभी अगर किसी को यूनिट वेक्टर बोले तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसका मोड कितना होता है 1 है ना, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 करवा देना है। ओके, ये लिख लिया जो सामने लिखा हुआ है? लिख लिया ना? ओके, जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रांजल बेटा तुमको सही में हाथ बात देखना आता है नहीं आता है? नहीं, ओके। अरे नहीं यार, कोई उपाय हो तो बताना, शादी डिले करवानी है थोड़ी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब घर पे वालों का प्रेशर तो आता ही है यार, तो मतलब कुछ ऐसा उपाय के निकले मतलब 2-4 साल और। अकेले घूमने में ज्यादा मजा है यार। लिख लिया बेटा ये? तो इसमें कुछ छोटी छोटी और भी बातें हमें ध्यान होंगी, जैसे हमें पता लग गया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना? तो ऐसे ही जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आई तो बेटा यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सेस की। जे कैप किस डायरेक्शन में होता है? वाई एक्सेस की डायरेक्शन में। और बेटा के कैप किस डायरेक्शन में होता है भैया? जेड एक्सेस की डायरेक्शन में, है ना? तो बेटा अगर तो यार एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस परपेंडिकुलर है आपस में, वाई एक्सेस जेड एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसी सभी आपस में परपेंडिकुलर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप वेक्टर और जे कैप वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो ये इनका डॉट करो तो भी 0 आएगा। अगर बेटा जे के का डॉट करो तो भी 0 आएगा, और बेटा आई के का डॉट करो तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। ये आप समझते होंगे, ये ध्यान भी आ रहा होगा, है ना, सर ने बताया होगा। कोई दिक्कत है इसमें? ओके, और देखिए, अच्छा आई डॉट आई करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आई डॉट आई करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे आई का मैग्नीट्यूड इंटू बीच का एंगल आई और आई के बीच में कितना एंगल है? 0, तो cos 0 इज 1, तो फाइनली 1। तो हमें ये भी आदत डालनी होगी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होंगे भाई बेटा? ये सब 1 होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, कभी अगर मेरे पास आ जाए ए डॉट ए तो उसकी आदत हमें क्या डालनी है? मोड ए का स्क्वायर, क्योंकि बेटा मोड ए इंटू cos 0 इज 1, ठीक है। तो ये हमें थोड़ी सी आदत डालनी होगी। अच्छा, ये तो हो गया बेटा किसकी? डॉट प्रोडक्ट की बात। अब अगर मैं करूं क्रॉस प्रोडक्ट की बात, तो देखो हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्या क्या जानकारी ली कि डॉट प्रोडक्ट का यूज एक तो हम बीच का एंगल निकालने के लिए कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट की एग्जैक्टली वैल्यू कैसे निकालनी होती है, वो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, वो हमने सीखा। हमने सीखा कि अगर परपेंडिकुलर हो दो वेक्टर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करवा देना है। ए डॉट ए करने पे मोड ए स्क्वायर सीधे लिख देना है, और आई जे के में अगर डॉट हो तो क्या वैल्यू आएगी वो हमने देख लिया, 0 होगी, ठीक है। ऐसे अब क्रॉस के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लें। बेटा क्रॉस में क्या होता है? साइन थीटा यूज होता है, सही बात है बेटा। तो अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, ये क्रॉस में यूज हो रहा है मेरे पास, क्रॉस का जो मोड है वो है मोड ए मोड बी साइन थीटा। अगर थीटा 0 हुआ, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब क्रॉस की वैल्यू 0 कब होती है? जब डायरेक्शन सेम हो, सही बात है बेटा? नहीं, जब डायरेक्शन सेम हो। इसका मतलब ये हुआ, मतलब सेम का मतलब ये है पैरेलल हो बस दोनों, इधर ऐसे भी हो सकती है डायरेक्शन, ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि बेटा 0 डिग्री पे भी साइन 0 देगा और बेटा साइन 180 डिग्री भी वो 0 ही देगा, है ना बेटा। बस तो कोलिनियर होने चाहिए, सीधी बात। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर,
देन इनके क्रॉस जो है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी। सही है। और देखते हैं आई जे के की अगर बेटा हम लोग बात करें तो जब वो थंब रूल लगाते हैं ना क्रॉस करने में, तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस, जब आई क्रॉस जे किया तो बेटा के आ जाता है, अगर जे क्रॉस के किया तो आई आ जाता है, और बेटा के क्रॉस आई किया तो जे आ जाता है। बस सर्कुलर चलता है, आई जे के आई, मतलब आई के बाद सर्कुलर में क्या आएगा बेटा, आई के बाद जे, और जे के बाद के, और के बाद आई, तो सर्कुलर चलता है। आई जे तो उसके नेक्स्ट वाला आ जाएगा उनका क्रॉस, जे के का क्रॉस उसके नेक्स्ट वाला, और के आई का क्रॉस उसके नेक्स्ट वाला, सर्कुलर चलता है, अगला वाला आ जाता है। ठीक है बेटा। और अगर वो आपको पता है, मैंने अभी जैसे सामने बताया था ना, जब वो बता रहा था कि ए क्रॉस बी हो तो बाहर आ गया, बी क्रॉस ए हो तो अंदर चला गया, तो मुझे ये वाली भी आदत डालनी पड़ेगी कि भैया ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए के, मतलब ए और बी को आपस में बदल दो क्रॉस में तो सामने क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। सही है। तो ऐसे ही जैसे आई क्रॉस जे तो मुझे पता है कि सर्कुलर मैनर में आई जे के आई इनका क्रॉस नेक्स्ट वाला हो जाता है, इन्हीं को रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, सामने माइनस लग जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास आ जाए जे क्रॉस आई तो मैं समझ जाऊंगा क्या भैया, माइनस के। मेरे पास आ जाए के क्रॉस जे तो मैं समझ जाऊंगा माइनस आई। मेरे पास आ जाए आई क्रॉस के तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या है भैया, माइनस जे। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? ठीक है। अच्छा, तो ये छोटी छोटी बातें समझ गए कि आई जे के वगैरह में क्रॉस और डॉट की वैल्यू अगर हमें तुरंत लिखनी है तो कैसे लिखनी है। जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में देख लिया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वैल्यू आ जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्रॉस की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ना, कैसे करनी होती है, डिटर्मिनेंट से। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ हो कि भैया a इक्वल टू हो a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, मान लीजिए मेरे पास दूसरी बात लिखी हो, b फैक्टर लिखा हो बेटा, b1 b2 b3, मुझे इनकी वैल्यू लिखनी हो a क्रॉस b की, तो पता क्या होएगी, आई जे के यहां लिख दो, पहला वेक्टर यहां लिख दो, और बेटा दूसरा वेक्टर यहां लिख दो, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वही a क्रॉस b की वैल्यू होगी। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो नोट कर लीजिए, वैसे ध्यान होगा ये। थ्री डी में इनका बड़ा खतरनाक वाला यूज है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे हम वो उसमें नहीं निकालते थे डिस्टेंस वगैरह, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह निकालते थे उधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से, तो बेटा वही सब जो है ना यहाँ डॉट और क्रॉस यूज कर करके निकलती है ना। तो ये तो बेसिक बातें हैं, बस हमें ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये आपने फिजिक्स में भी देख रखे होंगे। हमारा जो मेन जो काम करना है हमें यहाँ वेक्टर में, वो तो उन पे करना है कि इनका यूज करना है हमें, एप्लीकेशन इनकी क्या है, तो देखना हमें वो है। ये तो हम ये समझते हैं हम लोग भी कि एक बार आपके देखे हुए होंगे, एक बार फिर से दिखा रहे हैं बस हम लोग। मेन तो फोकस आपको उन पे करना है जब मैं इनकी एप्लीकेशन करवाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, ये आपको पहले से ध्यान होगा बेटा। कई बार देखिए ये तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, यहां से तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा निकल के इस डिटर्मिनेंट से, आई जे के भी तो उसमें लिखे हुए आएंगे ना, है ना। लेकिन अगर मुझे इसका जस्ट मोड चाहिए ए क्रॉस बी का, जल्दबाजी में मुझे चाहिए कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप कैसे निकालोगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड? अगर आपको तुरंत निकाल के देना हो तो बेटा देखो आपके पास अभी तक तो यही तरीका है कि आप क्या करोगे, ये डिटर्मिनेंट लिखोगे ए क्रॉस बी, डिटर्मिनेंट से एक लाइन में सोल्व करोगे आई जे के में, फिर उसका मोड ले लोगे। अरे सही बात, अभी तक तो यही है ना। लेकिन आपके पास एक और तरीका हो सकता है ए क्रॉस बी के मोड को निकालने का, क्योंकि देखो ए डॉट भी तो आसानी से निकल जाता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो क्रॉस थोड़ा सा लंबा पड़ता है,
इसलिए क्रॉस के लिए हमने, ताकि एग्जाम्स में टाइम बचे, हम दूसरा तरीका देखेंगे। कभी ए क्रॉस बी का आपको मोड चाहिए, ए क्रॉस बी का मोड होता क्या है वैसे, ए बी साइन थीटा। और बेटा क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका रूट भी ले लें और स्क्वायर भी कर दें। ऐसा क्यों किया मैंने, वन माइनस कोस स्क्वायर हो गया, तो ये तो कितना हो गया, मोड ए मोड बी का स्क्वायर माइनस ए बी कोस थीटा का स्क्वायर हो गया ना, दिस कोस थीटा का स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, रिलेशन तब थोड़ा सही से याद रहेगा आपको। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और जी माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ए डॉट बी है ना ए बी कोस थीटा, तो एक तरफ लाओगे तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी के मोड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मोड स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए बी का स्क्वायर। तो इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान रखें, है ना, कि क्रॉस का स्क्वायर डॉट का स्क्वायर, उनका सम क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है बेटा, डॉट तो एक लाइन में निकल जाता है, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू का स्क्वायर सीधे लिख देंगे, और दोनों का ए और बी का मोड लेके इधर रख देंगे राइट साइड में। तो ए क्रॉस बी के मोड का स्क्वायर आप आराम से निकाल दोगे, उधर जाकर रूट लगा देना, तो ए क्रॉस बी का मोड आ गया। तो ये रिलेशन एक्चुअली रियल में यूज होता है बहुत जगह, तो बंदा वहाँ टाइम लग जाता है बेटा, पहले डिटर्मिनेंट निकालो फिर उनका जो है मोड लो, है ना। तो ए क्रॉस बी का कभी मैग्नीट्यूड चाहिए तो सीधे यहाँ से निकालें, उसमें डॉट की हेल्प मिल जाएगी। लिख लिया बेटा। एक बात और बेटा देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हमें ये नहीं होते, अपनी आइडेंटिटी जो होती है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। बेसिकली तो स्क्वायर वगैरह ज़्यादा यूज होते हैं। तो बेटा ये वेक्टर में भी कई बार जरूरत पड़ सकती है। ये मोड का स्क्वायर तो अलग चीज़ है, ये तो उधर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, वो तो अलग हो गया, है ना। मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की मुझसे बात कर ली, तो बेटा उसे आप कैसे ओपन करते हैं यहाँ पे, जैसे ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, क्या करोगे, डॉट से खोलेंगे। डॉट मतलब कैसे, देखो भैया होता ये है, आप लोग भी सही बोल रहे हैं। एक्चुअली किसी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है ना, देखो ये भी तो अपने आप में एक वेक्टर है ना,
कहीं अगर इसका स्क्वायर लिखा हुआ मिले तो बेटा समझ लेना इसके मोड का स्क्वायर हुआ है। मतलब वेक्टर के स्क्वायर नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारी लाइफ में। किसी का स्क्वायर वेक्टर में कहीं स्क्वायर है मतलब वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। मान लीजिए मेरे पास लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब वो क्या चाह रहा है, a प्लस बी के मोड का स्क्वायर कहना चाह रहा है। और मोड का स्क्वायर क्या होता है, डॉट डॉट दिस डॉट दिस। आपको पता है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर। तो ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर था मतलब ए प्लस बी वैक्टर डॉट प्रोडक्ट फिर से ए प्लस बी वैक्टर। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बताया कि डॉट आके उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। और इनको डॉट से खोल लो, नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट करवा दो ब्रैकेट में। तो जैसे ए, पहले ए इस ए के साथ जाएगा तो ए डॉट ए, ऐसे ही ए इसके साथ जाएगा बी के साथ तो ए डॉट बी, फिर बी ए के साथ जाएगा तो बी डॉट ए, फिर बी बी के साथ जाएगा तो बी डॉट बी। और बेटा एक बात का और ध्यान रखना हमेशा कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है डॉट प्रोडक्ट में, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, माइनस लग के आता है। इनका ध्यान रखना। तो ये ए डॉट बी लिखा हुआ हो या बी डॉट ए, दोनों एक ही बात है। तो 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया बेटा, ए डॉट ए मतलब मोड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी मतलब मोड बी का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया। तो ध्यान रखना पहली बात तो कि चाहे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो ए प्लस बी के, चाहे नॉर्मल स्क्वायर हो, दोनों एक ही बात है। सही है। और स्क्वायर को खोलना कैसे है, डॉट लगा के। किसी वेक्टर का स्क्वायर है मतलब उसको 2 बार लिख के बीच में डॉट लगा दो, इनटू में लिख के डॉट लगा दो मतलब, ठीक है। और अगर सीधा आइडेंटिटी याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आइडेंटिटी तो वैसे भी याद होगी तुम्हारे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस जितनी जगह मल्टीप्लाई था ना, नॉर्मल आइडेंटिटी में जितनी जगह मल्टीप्लाई था वहां पर क्या है, डॉट है। वहां ए इंटू बी होता था, यहाँ ए डॉट बी है ना। ये सेम चीज उसमें भी लागू होगी बेटा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी। इसकी आइडेंटिटी होती थी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा वो 2a डॉट बी होगा, बस ये होगा। और ये तो मैग्नीट्यूड रहेंगे ही। जहां नॉर्मल मल्टीप्लाई था वहां बस डॉट है। जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या था, ए बी बी सी सी ए। मैंने बोला यहां नॉर्मल मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगाया जाता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं इसको आप, ठीक है बेटा। तो जितनी भी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ना, ये आइडेंटिटी सारी काम करेंगी। बस क्या होगा, बीच में डॉट लगेगा, वो मल्टीप्लाई की बजाय, नॉर्मल मल्टीप्लाई की बजाय डॉट लगाना होगा, ठीक है। और कभी भूल जाए कुछ तो नॉर्मली स्क्वायर जिसका लिखा हो उसे बस नॉर्मल इनटू में लिख के बीच में डॉट लगा दें, फिर मल्टीप्लाई कर लें, है ना। जैसा वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में किया था मैंने। मतलब आइडेंटिटी सारी काम करेंगी, बस मल्टीप्लाई की जगह डॉट प्रोडक्ट काम करता है। ये लिख लिया हो तो देखिए, क्वेश्चन लिखो। अगर मुझसे पूछा गया है कि भैया अगर मोड ए इक्वल टू 11 हो, मोड बी इक्वल टू 23 हो, ए माइनस बी का मोड, बेटा मान लीजिए इसकी वैल्यू 30 हो, एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड पूछा गया हो, तो बताओ क्या करेंगे।
इन सब में रिलेशन ध्यान आ रहा है? ए माइनस बी का मोड तो हमने नहीं सीखा, लेकिन हाँ ए माइनस बी के मोड का स्क्वायर सीखा है हमने, तो उसी को यूज करो भाई। हम जानते हैं कि ए माइनस बी के मोड का स्क्वायर तो मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी होता था। ऐसी बेटा प्लस वाला भी याद करो, ए वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर तो दिस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी होता था। दोनों इक्वेशन को जरा ऐड कर देना, तो ये हो गया ए माइनस बी के मोड का स्क्वायर ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर। सही है भैया? अब देखना जरा, वैल्यू रख दो जिसकी भी यहां दी हुई थी, 30 स्क्वायर प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 11 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल देना एक तरफ लगा के। तो समझ रहे हैं बेटा कि जब भी आपको ए प्लस बी ए माइनस बी के मोड वगैरह की बात करें तो वो उनके स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करें, क्योंकि हमें इनके मोड का स्क्वायर देखा, इनका मोड नहीं देखा किसी फॉर्मूला में। अरे ठीक है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी वगैरह का हमने मोड नहीं सीखा, इनके मोड के स्क्वायर का फॉर्मूला देखा है सिर्फ हमने, तो उसी को हमने यहां यूज किया। बच्चे कम हो गए फिर से, मंडे को 23 थे, ट्यूसडे को जो है 20 थे, आज जो है 16-17 हो गए। क्या अच्छा ये भी चल रही है, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब 14 मिलेंगे हैं अगली क्लास में। लिख लिया भैया? एक क्वेश्चन और लिखिए। अगर a प्लस बी प्लस सी जो है उसकी वैल्यू है बेटा 0, मोड a इक्वल टू 3 है, मोड b इक्वल टू 1 है, मोड c इक्वल टू 4 है, तो सिग्मा a डॉट b क्या होएगा? ए प्लस बी प्लस सी यूज हो गया है, सिग्मा ए डॉट बी का मतलब वो हो गया, वो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट है। यार ये तो तब आता था वो 3 वाले के स्क्वायर के फॉर्मूला में, यूज करो। मतलब ये वाला यूज करना पड़ेगा है इसमें, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी डॉट सी डॉट है। बड़ा इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस कितना होता है 16 9 25 26 माइनस 13 हो गए हैं। तो बेटा आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि थोड़ा सा ना आपको वो ध्यान रखना है कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट एक उसमें आता था इसके फॉर्मूला में, ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के फॉर्मूला में, है ना? ठीक है, और कभी किसी का स्क्वायर दे या उसके मोड का स्क्वायर दे, बात एक ही है, हमने ये बात सीखी। कभी ए प्लस बी या ए माइनस बी के मोड पूछे तो मतलब उसके हमने स्क्वायर का फॉर्मूला देखा तो स्क्वायर के फॉर्मूला पे पहुंचे उसके, ए माइनस बी का मोड पूछे या ए प्लस बी का मोड पूछे। ठीक है, तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चन देखे, अगली क्लास में और थोड़ा अच्छे देखेंगे। जो ये भी फिर भी थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड ही है ना? अगली क्लास में बेटा वो वाली चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, वो वेक्टर, जैसे हमने वेक्टर इक्वेशन नहीं सीखी थी लाइन की, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, एक अलग में पॉइंट दे देगा, बोलेगा इससे इसकी डिस्टेंस बताओ, लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? तो ऐसी ऐसी बातें, तो वो ज्यादा अच्छी बातें हैं, वो 3D यूज हो गई ना उसमें तगड़ी वाली, वो अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो मतलब बाकी को रिजल्ट विजल्ट नहीं चाहिए क्या? मतलब बाकी को क्या IIT वाईटी नहीं पहुंचना क्या, जो घर पे बैठे हुए हैं?
अच्छा, तो मतलब आपके घर वालों ने छूट दे रखी है। बेटा ऊपर कोई नहीं जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा, उन्हें इस बात का डर है। नहीं, देख लो भैया, सबका अपना अपना है। देखो अच्छी रैंक चाहिए तो बेटा यहाँ के पढ़ना ही पड़ेगा। और पता है तुमने जो टॉपिक ऑनलाइन में पढ़ रखे हैं ना, तुमने कितने भी अच्छे पढ़ लिए हो वो टॉपिक, यहाँ जब 1 महीने उनकी प्रैक्टिस फिर से नहीं होगी ना, तब तक उनमें भी मजा नहीं आएगा, चाहे आपने कितने भी अच्छे से ऑनलाइन पढ़ लिए हो, है ना। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर रिजल्ट चाहिए तो आ जाओ, नहीं चाहिए तो मत आओ भैया, श्रद्धा है आप लोगों की।